हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे आपका आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर। कौन सा आरटीपी सर? हम बात करेंगे बेटे आरटीपी नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और सारे बच्चों को पता है कि हर एग्जाम से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आते हैं। तो आरटीपी वीडियो में रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, इसके बाद आपको एमटीपी वीडियोस रिकॉर्ड करके दूंगा। ये हमारा बेटे रूटीन है। मैं हर एग्जाम से पहले आरटीपी एमटीपी कराता हूं। हम एक बार रिव्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस पूछने का लेवल क्या है इस एग्जाम्स के अंदर। तो बच्चों के दिमाग में एक ही बात कि जिंदल सर, इस आरटीपी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो मेरा ओपिनियन बेटे ये है कि ये आरटीपी है एवरेज। ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत टफ है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला जिसने हमें टेंशन दी हो। सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो स्टडी मटेरियल और पुराने आरटीपी एमटीपी के हैं, वो मैं आपको नंबरिंग बता दूंगा कि क्लास बुक में कहां पढ़े हैं। जो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है उसको दोबारा करने से तो खुशी मिलनी नहीं आपको। तो जो क्वेश्चन नए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पुराना क्वेश्चन होगा, नंबरिंग बता दूंगा आपको। और एक बात सारे बच्चों को और पता है कि हर आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं। आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं। कुछ एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। हम एक एक करके सारे चेक कर लेते हैं। एक ही आरटीपी मुझे अभी तक टफ नजर आई है आपकी सीए फाइनल में, जब से इंड-एएस बेस्ड सिलेबस आया है। 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे इन्होंने 2024 में इन्होंने फिर रिवाइज कर दिया, पर इंड-एएस का कोर्स तो 2018 में है। इतने साल हो गए इसको आए हुए। एक नवंबर 23 की आरटीपी टफ थी। सिलेबस चेंज होने से पहले जो आरटीपी आई थी नवंबर 23, वो उसका एग्जाम भी टफ था और उसकी आरटीपी भी टफ थी सर। लेकिन मई 24 नवंबर 24 मुझे नहीं लगता कुछ खास है इसमें। तो मई 24 के आरटीपी एमटीपी टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं, यूट्यूब पे पढ़े हैं, वेबसाइट पे एलएमएस पे भी पढ़े हैं। वही बात मैं आपको अब कह रहा हूं, इस वीडियो को भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा आपको। और अगर यूट्यूब से नहीं देखना तो मेरी वेबसाइट पे एक एलएमएस का बटन लगा हुआ है, उस पर भी अपलोड मिलेगी आपको। जो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वो मैं अपनी वेबसाइट पे भी डालता हूँ, जहां से देखना हो वहां से देख सकते हो आप। तो मैं बेटे आरटीपी के क्वेश्चंस के डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये बेटे मेरे पास है केस सिनेरियो 1। जैसे ही लिखता ना केस सिनेरियो 1, घंटी बजाती है यार एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड हैं आपके। तो मैं बेटे आरटीपी पे डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये रहा बेटे हमारा केस सिनेरियो नंबर 1। और आपको अच्छी तरह से पता है मुझे फास्ट पढ़ाने की आदत नहीं है, मैं आराम से पढ़ाता हूं। और आराम से पढ़ाने की वजह से ही मेरी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा खिंच जाता है। बच्चे मेरी क्लासेस को 1.5x पे देखते हैं, और इस वीडियो को भी आप 1.5x पे देख सकते हैं। स्पीड एडजस्ट करना आपके हाथ में है। मेरी क्लासेस ऑन एन एवरेज 400 घंटे की बोली जाती हैं, पर अगर आप उसे 1.5 से डिवाइड करोगे तो 260-70 घंटे का काम है टोटल। वो देखने में लगता है कि 400 घंटे है, क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ। और उसके पीछे की स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी क्लास में आपको, कि मेरे को एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तक सारे कवर करने हैं। अगर मैं फटाफट बोलूंगा, डांस करूंगा, तो एक एवरेज बच्चा पीछे रह जाएगा। मुझे उसको भी तो साथ लेके चलना है। तो मेरी स्पीड बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम नहीं की जा सकती। इसलिए मैं हमेशा आराम से बोलता हूं कि जिस बच्चे को स्पीड कम लग रही है वो बढ़ा लेगा, जिसको ठीक लग रही है वो सुन लेगा। तो वही चीज मैं आपको शुरू में बता रहा हूं कि स्पीड एडजस्ट करना आपके हाथ में है। पेन ड्राइव में भी करते हो, यहां भी कर लेना प्लीज। तो मैं बेटे पहला केस शुरू करने जा रहा हूं। एक कंपनी का नाम है बेटे डी लिमिटेड, प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 मार्च ईच ईयर। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में अप्रैल टू मार्च ही चलते हैं, यूके में जैन टू दिसंबर चलते हैं। तो यूके वाले क्या करते हैं, हमने क्या लेना, हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो अप्रैल टू मार्च ही चलेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर रेलिवेंट टू द ईयर एंडेड। दो बातें ध्यान रखना बेटे। एक तो ये बात कर रहे हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की,
जैसे इसने रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की बात की, मेरे दिमाग में घंटी बजी इंड एस 115 की, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। एक अलग मॉड्यूल बना के दिया था मैंने आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपको अलग मॉड्यूल दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर का अलग मॉड्यूल दिया है, और बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन का अलग मॉड्यूल दिया है। और बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एफआर की स्ट्रेटेजी बता दो। स्ट्रेटेजी क्या है? ये जो मैंने 3 नाम लिए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 3 मॉड्यूल आप ढंग से कर लो, 50 से 60 नंबर का पेपर इसी में से आना है। स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी है, गारंटीड है, 50 से 60 नंबर का पेपर यहीं से आता है। इसको चार्ट जाओ आप, ना कोई छोटा केस छोड़ो, ना बड़ा केस छोड़ो, ना कोई क्वेश्चन छोड़ो, आपका 50 से 60 नंबर का पेपर कवर्ड है। मेरी बात समझ रहे हो? ये स्ट्रेटजी आपकी। अब बच्चा कह रहा है जी इसमें से भी क्वेश्चन छांट के दे दो, वो मेरे को नहीं आता, वो मैं काम नहीं करता बेटे ना। बच्चा मुझे लाइक करे, बच्चा मुझे लाइक ना करे, मैं ये काम नहीं करता कि मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से 30-40 क्वेश्चन निकाल के आपको दे दिए, बच्चा वो 30-40 क्वेश्चन करके जाए और पेपर में अगर उसमें से नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा बैच देने के बाद भी, इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी, अगर मैं उसको सुपर 40 सुपर 30 में ले आया तो मेरी तो मेहनत पे पानी है। इस बात की क्या गारंटी है कि इन्हीं में से इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है? चैप्टर तो इतना बड़ा है आपका। बाकी आपकी मर्जी है बेटे, जो करना है आपने, मैं प्रोफेशनली आपको राय नहीं देता, रिस्क मत लेना। ये मेरा बेटे पहला केस स्टडी है। ओके, अभी पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। ये बेटे इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें ये बात करेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, राइट टू रिटर्न की। राइट टू रिटर्न, आओ जी। 1 अक्टूबर X6, करंट ईयर क्या था हमारा? X6 X7 लिखा हुआ है ऊपर, ये मैं लिख लेता हूं, करंट ईयर मेरा है X6 X7। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बड़ी काम आती है सर। 1 अक्टूबर X6, इन द मिडल ऑफ ईयर, इन द मिडल ऑफ, 2 क्वार्टर निकल चुके हैं, ठीक है। डी लिमिटेड सोल्ड अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बेचा इन्होंने, टू अ कस्टमर, ओके, फॉर रुपीज 1,21,000, 121,000, 1,21,000 का एक प्रोडक्ट बेचा है 1 अक्टूबर को। क्यों बता रहा है? दिस अमाउंट इज पेबल ऑन 31 ऑफ December X8, पैसा आएगा 2-2.5 साल के बाद। क्या मतलब? फाइनेंसिंग कंपोनेंट। जब आपका पैसा 1 साल से ऊपर डिले हो जाता है तो फिर हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। तो ये जो 1,21,000 रुपए हैं, मैं इस पे पीवी फैक्टर लगाऊंगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा और मैं इसको रेवेन्यू मानूंगा। 1,21,000 और इसके जो बीच का डिफरेंस है, इसको हम इंटरेस्ट इनकम मानेंगे। ये कोई पहली बार थोड़ा ना कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेफर्ड क्रेडिट पढ़ाया आपको, इंटेंजिबल में आपको डेफर्ड क्रेडिट पढ़ाया, पीपीई में आपको डेफर्ड क्रेडिट पढ़ाया, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर में आपको डेफर्ड क्रेडिट पढ़ाया कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से डिस्काउंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारा इंड एस चलता है फेयर वैल्यू बेस्ड। तो ये जो पैसा आपने डिले किया है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ब्याज साथ में कैरी कर रहा है। तो 1,21,000 में 2 चीजें हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी और गुड्स की कीमत भी है। हम इसको स्प्लिट ऑफ करेंगे। अरे ये तो हमें पता ही है सर, आपने पढ़ा रखा है, ठीक है चलो आगे चलते हैं। दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर डी वाज 80,000। लो कर लो बात, आपको कॉस्ट बता रहा है जी 80,000। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट कि मैंने कितना कमाया, तो मैं 80,000 की कॉस्ट लूंगा और इसको प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करूंगा, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बाकी फाइनेंस इनकम है जी आपकी। जाना सब कुछ पी&एल में ही है, चाहे रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर हो और चाहे फाइनेंस इनकम हो, लेकिन अलग अलग हेडिंग होती है। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखता है, एक अदर इनकम में दिखता है आपको। चलो मैंने कॉस्ट भी पढ़ ली, मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है मुझे? क्वेश्चन आगे कहते हैं मेरे बच्चे, द कस्टमर हैड
a right to return the product for a full refund at any time up to and including 31st of December X6। ओहो, ये आ गया राइट टू रिटर्न, और डेट क्या बता रहा है, 31 दिसंबर। मुझे एक बात बताओ, 1 अक्टूबर X6 को आपने गुड्स बेचे, लेकिन 31 दिसंबर X6 को राइट ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो रहा है। जिस दिन इसने माल बेचा होगा ये सेल बुक नहीं कर सकता। क्यों? आपने 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। आपने कस्टमर को बोला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में आप हमें माल वापस कर सकते हो और अपना पूरा पैसा रिफंड लेके जा सकते हो। तो राइट टू रिटर्न की मैंने आपको अकाउंटिंग कराई थी। जब आपको पैसा मिलेगा कस्टमर से तो आप एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि रिफंड हो सकता है। हम अक्टूबर में सेल मान ही नहीं सकते राइट टू रिटर्न की वजह से। और एक और एंट्री पास कराई थी, रिटर्नेबल इन्वेंट्री या स्टॉक, जो भी लिखना हो, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ना हम रेवेन्यू बुक करते हैं ना कॉस्ट को P&L में लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेते हैं और एक तरफ रिटर्नेबल स्टॉक बुक कर लेते हैं, और फिर हम इंतजार करते हैं कि माल वापस आएगा कि नहीं आएगा। मान लो माल वापस नहीं आया, आपका ये जो डेट है इस डेट पे उसका राइट एक्सपायर हो गया, तो फिर हम 2 एंट्रियां पास करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, और सेकेंड एंट्री पास करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू रिटर्नेबल स्टॉक। तो ये दोनों एंट्रियां आपकी जो है ये रेवेन्यू में चला जाएगा, ये कॉस्ट में चला जाएगा। लेकिन कब? दिसंबर में। जब तक उसके पास राइट टू रिटर्न है आपको ये 2 एंट्रीज पास करनी चाहिए, रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए। रिटर्नेबल स्टॉक रखो और उधर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रखो, क्योंकि जो पैसा आपने लिया वापस करना पड़ सकता है आपको। मैं कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा, 115 में इतना टाइम लगा के ये कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया था। 115 है क्या? 5 स्टेप मॉडल है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, और पांचवा क्या था? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करो, रेवेन्यू बुक करो। 5 स्टेप मॉडल। कितना कुछ पढ़ाया था बेटे। अगर एक इंडिया इस पे एक किताब आपको बना के दे रखी है तो कितना कुछ पढ़ा होगा हमने। सर आपका जो कंटेंट है वो 400 घंटे का है, दूसरे टीचर 180 घंटे में करा रहे हैं, तो आप ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि 220 घंटे का गैप कैसे पूरा होगा। मैंने भजन तो नहीं गाए बेटे, मैं तो क्लास में ना मोटिवेट करता हूं, ना मैं नाचता हूं, ना मैं गाता हूं, ना मैं कोई फालतू का काम करता हूं। मुझे पता है मैं सीए फाइनल लेवल के मैच्योर्ड बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों ने एक स्टेप के बाद प्रोफेशनल बन जाना है, जो सीए बनने के लिए तैयार बैठे हैं, इंडस्ट्री में धमाल मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन यंग बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं है कि मैं उनको फालतू चीज बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, सिर्फ पढ़ाया है, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं की हमने। बच्चा कहता है जी क्लास बोरिंग है, मैं कहता हूं हाँ बोरिंग है, लेकिन अगर आप नॉलेज को बोरिंग बोलेंगे तो कैसे चलेगा। नॉलेज तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जब कुछ नया सीखने की इच्छा से बैठोगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रोटियां सारी उम्र खानी है हमने। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसकी रोटियां सारी उम्र खानी है आपने। तो अगर वो तैयारी आपकी कमजोर है, आप बताओ प्रोफेशन में कैसे सरवाइव करोगे आप। मुझे बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन मुझे बुला के पूछता है कि जिंदल साहब सीएस की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, हमें कैंपस में कंप्लेंट आ रही है। मैंने बोला मैं क्या करूं, जब स्टूडेंट के पास कंप्लेंट है कि उसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो मैं क्या कर सकता हूं। वो कहता है जी शॉर्ट में बताओ जो बताना है। आजकल तो 30 सेकंड की रील का जमाना है, वीडियो का जमाना ही नहीं है। और 30 सेकंड की रील भी 3 सेकंड में बच्चा स्क्रॉल कर देता है। फास्ट जमाना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं बेटे, जिस सब्जेक्ट के दम पे पूरी जिंदगी आपने सरवाइव करना है, कॉम्प्रोमाइज मत किया करो। चाहे वो एफआर है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, इनको सीखो, निचोड़ो इनको, आप टाइम दो।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गई बात। एट 1 X6, अभी भी अक्टूबर में अटका हुआ है, डी लिमिटेड had no reliable evidence regarding the likelihood of return of the product by the customer। इसको लगता है कि माल वापस नहीं आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है आपका, उसका राइट कब एक्सपायर हो रहा है। The product was not returned by the customer before 31st December। गुड्स वापस नहीं आए, गुड्स वापस नहीं आए। अगर मुझसे पूछे कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, मैं बोलूंगा 31 दिसंबर को रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 3 महीने में वापस आ सकता था, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, 3 महीने के बाद वो रेवेन्यू बन जाएगा। एंड सो द राइट ऑफ रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड। ठीक है जी, मैं आपकी बात समझ गया। ऑन बोथ 1 October X6 एंड December X6 द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 1 लाख। लो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, 1,21,000 रुपये आप ले रहे हैं, 1 लाख रुपए आपका कैश सेलिंग प्राइस है, तो फिर बाकी के 21,000 रुपये आपका क्या है, वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है, और वो ओवर द पीरियड हम बुक कर लेंगे। मुझसे पूछो कौन सी डेट को, मैं बोलूंगा 31 दिसंबर X6, ये मेरी रेवेन्यू की डेट है। और पैसा आना कब है, पैसा आना है 31 दिसंबर X8, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 ईयर्स का। किस रेट से है, 10% से है सर। करके देखो, मैं 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है, पहले साल 10% ऐड हो गया, तो ये 1,10 हो गया, फिर इसमें 10% ऐड हो गया, 1,21 हो गया, बिल्कुल टैली हो गया सर, बिल्कुल सही कह रहा है क्वेश्चन। केस स्टडी मेरे दिमाग में छप चुकी है, अब मेरे को MCQ देखने है कि क्या पूछेगा ये। आओ, हमें देखना चाहिए क्या पूछना चाहता है ये। पूछ भाई, क्या पूछना चाहता है, हम तो तैयार बैठे हैं। पहला MCQ, when and by what amount the revenue be recognized। बताओ जी, कब और कितना, कब 31 दिसंबर, कितना 1 लाख रुपए, क्योंकि 21,000 तो ब्याज है, वो तो टाइम से आएगा। विद रिस्पेक्ट टू सेल्स मेड ऑन 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर को 9, अक्टूबर को 9, अक्टूबर को 9, अक्टूबर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका ऑप्शन है डी, 31 दिसंबर को रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और 1 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा। इसका ऑप्शन है डी। मैं दूसरे MCQ में आ गया। What will be the amount of finance income to be recognized with respect to sales in X6 X7। आपसे टोटल नहीं पूछ रहा, टोटल तो 21,000 है, आपसे पूछ रहा है X6 X7, तो कोई बात नहीं, 31 दिसंबर X6 को हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है 1 लाख रुपए का, मैं 31 मार्च को खड़ा हूं, तो 3 महीने का गैप आ गया, 3 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपए, इसका 10%, इसका 3/12 फ्रॉम द डेट ऑफ रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेंगे, 3 महीने का ब्याज, तो 2,500 रुपए बनता है ये, 10,000। ऑप्शन है क्या, ये रहा सर बी ऑप्शन। 5,000 ये तो हाफ ईयर का है, ये तो अक्टूबर से बनता है। 10,000 ये तो पूरे साल का है, 2,500 रुपए। तो पहले का ऑप्शन है डी, दूसरे का ऑप्शन है बी, डी बी। मैं आ गया थर्ड में। What will be the amount of trade receivable as on 31st March X7 against the sale made। ओके, 1 लाख रुपए का आपका अमाउंट था, 2,500 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, तो आपने टोटल ये पैसा लेना है। एंट्रीज आपको पास करनी आती हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल पूछ रहा है, आप पहली एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इसका मतलब पैसा नहीं आया होगा, तो आपने डेटर्स को बुक किया होगा। सेकेंड एंट्री पास होगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू रेवेन्यू, ये एंट्री 1 अक्टूबर को पास हुई है, ये एंट्री 31 दिसंबर को पास हुई है, तो 1 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू बुक कर लिया। नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च को
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, 2,500 रुपए का आपने ब्याज भी लेना है। फाइनेंस इनकम टू P&L, तो डेटर्स में 1,00,000 रुपए का तो सेल है, 2,500 का इंटरेस्ट है, तो आपका जो इंटरेस्ट है इसमें टोटल अमाउंट बनता है ये रहा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? इसका ऑप्शन है सी। पहले सेल पूछ रहा है, फिर ब्याज पूछ रहा है, फिर टोटल बता दो कितने। अच्छा, मैं याद रखूंगा DBC, 3 ऑप्शन है मेरे पास। मैं दूसरे केस स्टडी में आ गया। ये इसका दूसरा केस स्टडी है और ये है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। ये है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट पे। देखते हैं जरा क्या कहता है इसमें। ऑन 1 जुलाई X5, जुलाई X5, तो करंट ईयर क्या बनता है? करंट ईयर बनता है मेरा X5 X6। ओके, D Limited began an arrangement to sell the goods to a third party B। ओके, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं D के लिए, पार्टी का नाम है B। The price of the goods was set at 100 rupees per unit for all the sales in the 2-year period ending 30th June। अच्छा जी, ठीक है। हमें इसने डेट बताई ये और एंडिंग डेट बताई ये 2 साल का पीरियड है और हमने रेट रखा है 100 रुपए पर यूनिट का। 2 साल में जितना माल हमसे उठाएगा 100 रुपए पर यूनिट चार्ज करेंगे। ये तो कोई खास बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। हाउएवर, इफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी exceed 60,000 units in the 2-year period ending X7, the selling price of all units is retrospectively set at 90 rupees per item। कर लो बात। ये कह रहा अगर 2 साल में तुमने हमसे 60,000 यूनिट से ज्यादा उठा लिए ना, तो फिर 100 रुपए का रेट नहीं है, 90 रुपए का रेट है और हम आपको रेट्रोस्पेक्टिवली उसका बेनिफिट देंगे। जो हमने 100 रुपए चार्ज किया था उसको 90 कर देंगे और 10 रुपए की आपको एडजस्टमेंट दे देंगे। लेकिन कंडीशन एक है, 2 साल में आपको हमसे 60,000 रुपए का माल उठाना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि हम अपना रेवेन्यू 100 से बुक करें कि 90 से बुक करें, तो ये तो आपके एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एस्टिमेशन क्या है, वो कितना माल उठाएगा आपसे। अगर आपको लगता है कि 60,000 से कम यूनिट उठाएगा तो 100 रुपए से लेके चलो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आपको शुरू में लगता है कि यार बड़ा कस्टमर माल तो उठा ही लेगा, तो 90 रुपए शुरू से ले लो आप। ये तो आपका एस्टिमेशन है। 2 तरह के आपको आउटकम बताए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरा मोस्ट लाइकली। अगर रेंज दे रखी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अगर आपके पास रेंज नहीं है तो यस और नो, मोस्ट लाइकली। वेरिएबल कंसीडरेशन में बताया था आपको, स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन प्राइस में। चलें आगे। हम ना बेटे स्टेज पे पढ़ाने वाले टीचर हैं। मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2002 में और 2019 तक मैंने स्टेज पे पढ़ाया है। और आपको पता है वीडियो में कट लग सकता है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के रिकॉर्ड कर सकता हूं, फिर अगला पढ़ के रिकॉर्ड कर सकता हूं, इसको पढ़ के। वीडियो में हर तरह का मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन जब हम स्टेज पे पढ़ाते हैं और 1000-1100 बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो वहां पे करेक्शन का हमारे पास चांस नहीं होता। वहां पे इज्जत दांव पे लगी होती है कि अगर स्टेज पे खड़े हैं और बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो इज्जत चली जाएगी। और आज तक भगवान का आशीर्वाद है कभी ऐसा हुआ नहीं। स्टूडियो में हो जाता है, अकेले बैठे होते हैं, स्टेज पे कभी गलती नहीं करी, क्योंकि फोकस 100%। तो हम स्टेज पे पढ़ाने वाले टीचर हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हम आज के जमाने के स्टूडियो वाले टीचर नहीं है। हमने हर तरह का क्राउड फेस किया है। 2 माइक घूमते रहते थे ऑडिटोरियम के अंदर, बच्चा कोई भी चीज कभी भी ऑन द स्पॉट हमसे पूछ सकता था। तो हमने उस हाजिर जवाबी के माहौल में पढ़ाया है। अब आप देख लो,
1100 बच्चे जो सीए बनने वाले हैं हमारी क्लास में बैठते थे सामने, और उनको हम सेटिस्फाई करके भेजते थे। आज तो वीडियो का जमाना है, आज तो कोई भी पढ़ा लेता है। पहले लोग डरते थे स्टेज पे चढ़ने से कि यार इतनी बड़े क्राउड को मैं कैसे फेस करूंगा। हमें भी बैच शुरू करने से पहले हल्की सी टेंशन होती थी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब तो मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर बच्चे ने अभी सीए करी है और अभी फाइनल को पढ़ा रहा है। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस क्या पता नहीं। फाइनल को पढ़ाना बेटे एक्सपर्ट लेवल का काम है, क्वेश्चन कराना एक अलग बात है। मैं क्वेश्चन को पढ़ाना नहीं मानता कि क्वेश्चन करा दिए वो चार्ट वार्ट से बना दिए, बात है नॉलेज डिलीवर करने की। आगे चलते हैं। सेल ऑफ द गुड्स टू बी इन द 9 month पीरियड एंडिंग ऑन मार्च X6। 9 मंथ कैसे बता रहे हैं? अच्छा, 1 जुलाई X5 से लेके और ये मार्च X6 तक 9 मंथ्स की सेल बता रहा है आपको। कितनी बता रहा है सेल बेटे? ये बता रहा है 20,000 यूनिट्स। ओके, 20,000 यूनिट्स। हमने एक अंदाजा लगाया कि अगर 20,000 यूनिट्स 9 महीने में उठाए हैं इसने, तो 24 महीने में क्या उठा लेगा ये? मैं एक अंदाजा ले रहा हूं, तो ये बनते हैं 53,333। तो ये तो बिलो 60,000 है, तो 100 रुपए का रेट रख लेना चाहिए कि अगर 9 महीने में ये बंदा 20,000 यूनिट ले रहा है तो 24 महीने में 2 साल की कंडीशन है 53,000 यूनिट्स ले लेगा। 60,000 से नीचे नीचे तो रेट 90 का नहीं लेना, 100 का लेना है। हमने एक अंदाजा लगा लिया। तो मुझसे पूछें कि सर X5 X6 में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं बोलूंगा 20,000 यूनिट इंटू 100, मैं तो 20 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि ये 90 रुपीज का बेनिफिट ले नहीं पाएगा। साफ दिख रहा है? ओके, चलो आगे चलते हैं। दिस वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर मंथ was not expected to change before 30th June। कहते यही चलता रहेगा। पता है जी, हमें 53,333 लग रहे हैं हमें। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी, however in the year ended March X7, लेकिन जब अगला साल आया X6 X7 जिसमें पूरे 12 महीने हैं, जो टोटल सेल है वो 35,000 यूनिट्स की हो गई है। पंगा पड़ गया सर। कैसे? 20,000 प्लस 35,000, ये हमसे 55,000 यूनिट ले चुका है। ये 9 मंथ्स में थे, ये 12 मंथ्स में है, ये 21 महीने में। देखना जरा, अगर 55,000 अगर 21 में है तो 24 में कितना? भाई साहब ये तो 62,857, 90 रुपीज को टच कर जाएगा ये। 21 महीने की सेल का जो ट्रेंड अगर मैं देखूं तो ये 60,000 क्रॉस कर जाएगा। इस साल इसने माल ज्यादा उठाया है तो 90 रुपीज का रेट आपको लेना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट, जो आपकी करंट ईयर की सेल है 35,000, इस पे तो 90 रुपीज का रेट लगेगा ही, इस पे तो 90 रुपीज का रेट लगेगा ही। तो जो आपने पिछले साल रिकॉर्ड किया था उसमें से भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। पिछले साल आपने 100 रुपए बुक किए थे, वो भी 90 रुपए हैं, 10 रुपए आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इक्वेशन क्या बनती है मैं बताता हूं। 55,000 यूनिट्स लो, इसको 90 रुपीज से मल्टीप्लाई करो, 4950। पिछले साल 20 लाख का रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आप 29,50,000 और रिकॉर्ड कर लो। ये बन गया क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट के हिसाब से रेवेन्यू। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 35,000 यूनिट्स लो, ये करंट ईयर की सेल है, इस पे तो 90 लगा ही दो। कितना आ गया ये? 31,50,000। और एक रिवर्सल करो, 20,000 यूनिट्स पिछले साल के 10 रुपए का फालतू रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 2 लाख रुपए रिवर्स करो क्यूमुलेटिव कैचअप के, तो 29,50 ऐसे भी निकाला जा सकता है। जो तरीका आपको ठीक लगे वो तरीका ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें जी करंट ईयर का रेवेन्यू कितना है, तो मैं बोलूंगा 29,50,000। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे मर्जी बना लो। पिछले साल के 2 लाख रिवर्स करने हैं आपने, कहानी इतनी सी है बस।
क्योंकि पिछले साल लग रहा था कि 60,000 क्रॉस नहीं होंगे, इस साल लग रहा है कि 60,000 क्रॉस हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, बेस्ड ऑन दी करंट ऑर्डर्स फ्रॉम बी द एस्टिमेट वाज रिवाइज्ड। पता है जी हमें। अब डायरेक्टर्स पूछ रहे हैं जी, ये टोटल सेल है जी, ये सारी बात ठीक है जी, ठीक है जी। सीधा एमसीक्यू में आओ, कहानी सुन ली मैंने इसकी, 3 एमसीक्यू हम कर चुके हैं। What will be the amount of revenue to be recognized in the year X5 X6? 20 लाख रुपए। ऑप्शन ए 20,000 into 100। और फिर हमसे पूछ रहा है जी, what will be the revenue to be recognized in X6 X7? ये राजी 2950। 35 into 90 माइनस 2 लाख, रिवर्सल क्यूमुलेटिव कैचअप का पिछले साल का। तो इसका है ए, इसका है बी। ए और बी, ये 5 हमने आंसर लिखे हैं। डी बी सी ए बी, डी बी सी ए बी, डी बी सी ए बी। इसका आंसर अभी देखते हैं। ये रहा जी, डी बी सी ए बी, डी बी सी ए बी। ये वही कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी, इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं बेटे, जब मर्जी पढ़ लो आप। डी बी सी ए बी। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, हमें वापस जाना चाहिए। मैं आपको सेकंड केस में लेके आ रहा हूँ। पहला केस तो हो गया, 115 पे बनाया सर, मजा आ गया। मैं दूसरे केस में आ गया। ये किस चीज के ऊपर है? ये है इंड AS 19 के ऊपर, पीवीडीबीओ। एक तरफ हम बनाते हैं पीवीडीबीओ, एक तरफ बनाते हैं प्लान एसेट्स। और मैंने इंड AS 19 की टेक्निक बताई थी नेट लायबिलिटी। दोनों को सेट ऑफ करके दिखाते हैं हमेशा। प्लान एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, पीवीडीबीओ का ओपनिंग बैलेंस, दोनों का नेट कर लेते हैं। प्लान एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, पीवीडीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस नेट कर लेते हैं। तो सारी कैलकुलेशन नेट बेसिस पे चलती है। रिकंसिलेशन भी कराया हुआ है आपको, कितना प्यार से पढ़ाया था आपको ये पूरा इंड AS। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, कितना कुछ पढ़ाया था। एसेट सेलिंग, बहुत चीजें पढ़ाई थी आपको मैंने, बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ। हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, आप देख सकते हैं। अगर आपने लिखे होंगे अपने हाथ से तो वो देख सकते हैं सर। ए लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पेंशन हो, ग्रेचुटी हो, पीवीडीबी हो तो बनाना ही पड़ेगा। फॉर इट्स एलिजिबल, मैंने तो इंड AS 19 का रिविजनरी वीडियो भी शेयर किया हुआ है, वो भी यूट्यूब पे पड़ा, आप देख सकते हो। एलिजिबल एम्प्लॉइज, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ ए, द बैलेंस शीट ऑफ ए at 31st March X7, okay, currently includes the estimated net liability। मैं जरा वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। क्या वर्ड दे रखा हमें? नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब प्लान एसेट्स और डीबीओ को नेट ऑफ किया हुआ है। तो ये आपको बता रहा है ओपनिंग 31 मार्च X6 को नेट लाइबिलिटी मेरे पास पड़ी है 18.75 की। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि मैं तो अकाउंटिंग कर रहा हूं March 7 की। ठीक है ना जी। आपको काफी सारी चीजें और बता रहा है ये, देखते हैं, चेक करते हैं, आओ। The estimated current service cost was advised by the actuary to be 6 crores। करंट सर्विस कॉस्ट और एक इंटरेस्ट कॉस्ट
ये दोनों चीजें पी एंड एल में जाती हैं। कितनी करंट सर्विस कॉस्ट है? 6 करोड़ की। अब आपको इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है इन्होंने 8%, और ये किस पे निकालना होता है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो इसका 8% निकालो ओपनिंग बैलेंस का, 18.75 इंटू 8%, 1.5 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल 7.5 ये पी एंड एल में एक्सपेंस जाना चाहिए। एंट्री क्या पास होती है? करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू पीवीडीबीओ। और सेकेंड एंट्री क्या पास होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये भी पी एंड एल में चला जाता है, ये भी पी एंड एल में चला जाता है। तो पी एंड एल में 7.5 करोड़ चले जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है 20.5 करोड़ का। ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, इसका ब्याज निकाल लिया, करंट सर्विस कॉस्ट भी दे रखी है। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? करंट ईयर में ए लिमिटेड पेड contributions of 7 crores into plan assets and charged this amount as an operating expense। ये क्या बात हुई? 7 करोड़ रुपए इसने प्लान एसेट्स में डाले, तो प्लान एसेट्स के एंट्री पास होती है प्लान एसेट्स टू बैंक। ये तो इन्वेस्टमेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, इसको खर्चा थोड़ा ना मानते हैं। तो पी एंड एल में 7 करोड़ का एक्सपेंस गलत है। मुझे एक बात बताओ, पी एंड एल में एक्सपेंस कितना जाना चाहिए? 7.5 करोड़ का, और इसने खर्चा कितना डाल दिया? 7 करोड़ का। दो तरीके हैं, 7 करोड़ को रिवर्स कर लो और 7.5 को चार्ज कर दो। एक और तरीका है, दोनों का डिफरेंस है 0.5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, आपका पी एंड एल का बर्डन ठीक हो जाएगा। तो पता है ये वर्किंग आपको बनानी आती है। ओपनिंग बैलेंस है 18.75 का, करंट सर्विस कॉस्ट है 6 की, इंटरेस्ट है 1.5 का, प्लान एसेट्स जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो है 7 के, और जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो है 20.5 का। ये यहां से माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये नेट है ना, प्लान एसेट्स को काट के दिखा रखा है, पीवीडीबीओ माइनस प्लान एसेट्स, तभी तो इसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं। नेट लायबिलिटी का मतलब क्या है? प्लान एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो नेट ऑफ हो जाता है आपका। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट खोलो ना, आपकी कॉपी में लिखी हुई है, ये 20.5 है ना। हाँ जी, तो बीच का फिर डिफरेंस क्या आएगा? एक्चुअल गेन या लॉस आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें सर। 18.75 प्लस 6 प्लस 1.5 माइनस 7, 1.25 का गेन आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है, एक्चुअल गेन है सर। ये स्टेटमेंट है। अब एमसीक्यू चेक कर लेते हैं क्या मांग रहा है हमसे। ये तो हमने क्वेश्चन बच्चों की तरह किए हुए हैं सारे, कोई नई चीज तो मैं बता ही नहीं रहा बेटे आपको। ये रहे इसके एमसीक्यूज, ये राजी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बेनिफिट? क्या पूछ रहा है आपसे? कहते जी नेट एडजस्टमेंट बता दो। कहां? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में बता दो। तो 6 प्लस 1.5, 7.5 करोड़ आपने चार्ज करना है, 7 करोड़ चार्ज कर दिए, 0.5 आएगा, ये नेट एडजस्टमेंट है। ये कह रहे जी 7 करोड़ रुपए एड बैक कर देंगे, बात तो इसकी ठीक है, पर ये इनकम्प्लीट है। 7 करोड़ एड बैक होंगे तो 7.5 लेस भी तो होंगे, ये तो आधा सेंटेंस है। 6 करोड़ डिडक्ट कर लेंगे, ये भी आधा सेंटेंस है। इसका करेक्ट आंसर यार आपने देख लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ये सी, 50 लाख रुपीज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर। सीधी सी बात है, ये डिडक्ट कर लो आप। एक और एमसीक्यू है मेरे पास। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन और लॉस
अभी आपको वर्किंग बना के दिखाई थी 1.25, ये रहा जी, बी, सी, बी। एक और क्वेश्चन है जी, अच्छा फिर तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये तो रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। चलो 2 क्वेश्चन तो हुए, आगे चलते हैं, केस स्टडी चेंज हो गई अब। ये जी हमारी सेकंड केस स्टडी है और ये है इंड AS 16 की पीपीई की, डीकमीशनिंग कॉस्ट की है ये, डीकमीशनिंग लायबिलिटी पे पूछेगा कुछ, और चेक करते हैं। ऑन 1 अप्रैल X0, इसका मतलब मेरा करंट ईयर बनता है X0 X1, ओके। E Limited completed the construction of a non-current asset with an estimated useful life of 20 years, कोई बात नहीं सर, PPE 20 years की लाइफ है। The cost of construction, जितना पैसा हमने कंस्ट्रक्शन में लगाया, were recognized in the PPE, हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने कैपिटलाइज कर ली, तो बिल्कुल ठीक किया, कुछ गलत थोड़ा ना किया, बहुत बढ़िया किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। एंड डेप्रिशिएटेड एप्रोप्रिएटली, इसको 20 से डिवाइड भी कर दिया हमने, बिल्कुल ठीक किया। अभी तक क्वेश्चन में मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। मुझे आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जी, ई लिमिटेड हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रीस्टोर द साइट ऑन विच द नॉन करंट एसेट इज लोकेटेड 31 March X20 आफ्टर 20 years, साइट को रीस्टोर करवाना पड़ेगा, प्रोविजन तो बनेगा। इंड AS 37 भी ये बात कहता है कि प्रोविजन बनाओ। याद है इंड AS 37 में प्रोविजन की क्या कंडीशन पड़ी थी, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर कंस्ट्रक्टिव और लीगल, इट शुड बी ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, देयर शुड बी अ रिलायबल एस्टिमेट एंड आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल। 4 कंडीशन बताई थी और नट शेल में बताया था, अगर आपको लगता है 50% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, प्रोविजन बना दो। यही बात इंड AS 16 कहता है, जब ये एसेट 20 ईयर्स पूरे कर लेगी तो आपको एसेट की एक्सपायरी के टाइम पे डीकमीशनिंग लायबिलिटी खर्च करनी पड़ेगी, उसका प्रोविजन बनाना चाहिए। और सारे बच्चों को एंट्रीज पास करनी आती हैं, मैंने बहुत प्यार से एंट्रीज आपको सिखाई थी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे। ये जो पीपीई की कॉस्ट होती है ना, ये इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, एक इसमें प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी भी आती है। तो डेप्रिसिएशन इस पे लगना चाहिए था भाई साहब, और इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने डेप्रिसिएशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे लगाया होगा। ये जो प्रोविजन है, ना तो इसको कॉस्ट में लिया इन्होंने, इन नालायकों ने प्रोविजन को कॉस्ट में नहीं लिया होगा, ना ही प्रोविजन क्रिएट किया होगा। और आपको एक और चीज पता है, इस प्रोविजन पे हम एंट्री पास करते हैं, अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, इसको हम इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह देते हैं। ये जो लायबिलिटी है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इस पे हर साल ब्याज ब्याज लगा के 20 साल बाद पे कर देते हैं। जो लायबिलिटी 20 साल बाद देनी है उसको ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर हर साल उस पर ब्याज लगा के P&L में राइट ऑफ करते हैं। तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, अनवाइंडिंग कॉस्ट वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, प्रोविजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और बाद में प्रोविजन टू कैश कर देते हैं। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, और बहुत प्यार से पढ़ाया था, डांस कर करके नहीं पढ़ाया, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको सारी चीजें समझाई हुई है, फोकस के साथ। चलें आगे।
क्या किया इसने, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस रिस्टोरेशन वर्क एट 31 मार्च 20 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे बाद में 20 साल बाद। मुझे 2.5 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। द डायरेक्टर्स ऑफ ई हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 0.125 करोड़ बाय दिस वे। क्या डायरेक्टर पकड़ के लाए हैं जी, 2.5 करोड़ लिए, 20 से डिवाइड किया, कहते हैं जी ये लो प्रोविजन बन गया। ये गलत है, ऐसे थोड़ा ना बनता है प्रोविजन कि 2.5 करोड़ देने हैं जी, बस जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वैसे 20 से डिवाइड कर लो। गलत है ये जो इन्होंने P&L में खर्चा डाला है मैं इसको रिवर्स करूंगा। ये 0.125 एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये गलत किया इन्होंने दो गलतियां की हैं। पहला, एक तो प्रोविजन क्रिएट नहीं किया, जब प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ तो उस पर ब्याज भी नहीं आया, जब प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ तो एसेट की कॉस्ट में भी नहीं गया और उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं आया। मुझे कुछ गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी इसकी इन दी ड्राफ्ट, ठीक है। एन एप्रोप्रिएट एनुअल डिस्काउंट रेट 6% और इसका पीवी फैक्टर है 0.312। ओके, 2.5 करोड़ लो, इसको 312 से मल्टीप्लाई करो, यही है ना। तो 2.5 को 312 से मल्टीप्लाई करो तो 0.78 ये प्रोविजन बनना चाहिए और इसकी एंट्री पास होगी PPE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट 0.78। अब इस पे दो काम और करने हैं। अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन, ब्याज कितना है, 6% का है जी। ओके, 6% है ना बेटे, हाँ जी। तो 0.78 का 6%, 0.0468 का इंटरेस्ट भी आएगा। एक और काम करना है, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू PPE। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है मुझे पता नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती मैं उसको भी डेप्रिसिएशन में ले लेता, लेकिन प्रोविजन तो मुझे पता है ना। तो ये जो 0.78 है मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा, डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये मेरा PPE का पार्ट है। तो 0.039 ये मेरा डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अब मुझे P&L में जाना है, तो ये भी P&L में जाएगा, ये भी P&L में जाएगा। मैंने बनाया P&L 0.04639 और एक मुझे रिवर्स करना पड़ेगा इनका ये काम, ये रिवर्सल है जो गलत काम किया था इन्होंने। तो P&L पे नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, 0.0468 0.039 ये रिवर्स कर दो आप, नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, 0.0468 प्लस 0.039 माइनस 0.125, तो ये आ जाएगा 0.0392। ये P&L पे नेट इफेक्ट आएगा इसका। इन नालायकों ने प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट को हल्के में ले लिया, हमें तो अकाउंटिंग आती है सारी। चलो देखते हैं MCQ क्या पूछ रहा है। आओ सर MCQ में आओ, हमसे पूछ रहा है What is the original provision required to be made on account of restoration cost। कहता बताना जरा प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा। ये राजी ए पार्ट है इसका, हमने वर्किंग बना रखी है। कैसे आया था ये, 2.5 करोड़ का 0.312 आया था, ऑप्शन हो गया ए। आगे क्या कह रहा है, नाइन्थ, what will be the amount of adjustment to be made in the retained earnings on account of। कहते बताना प्रॉफिट एंड लॉस में नेट इफेक्ट, हमने अभी वर्किंग बनाई थी, ये रहा C, ये नेट एडजस्टमेंट निकाली थी हमने अभी, ये नेट एडजस्टमेंट है। ये दो चीजें चार्ज करेंगे, ये रिवर्स करेंगे, ये नेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 1 ईयर्स अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये रहा शायद, हाँ, अनवाइंडिंग कॉस्ट क्या थी, ये रही सर ए, 0.78 का प्रोविजन था, इसका 6%, 1 साल का ब्याज है। तो ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, इसका था ए, इसका है सी, इसका है ए सी ए। ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। ये रहा सर सी बी ए सी ए, ये रहा सर ए सी ए। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। ये एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 अलग अलग केस स्टडीज पे पूछे गए। इंडिया का बेटे एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है मेरे हिसाब से। तो यहां चलती है रट्टेबाजी, मेरी बात समझ रहे हो, यहां चलती है रट्टेबाजी। ये बात मुझे समझ में आई जब मैंने जतिन को साइंस पीसीएम दिलवाई। उसने पीसीएम ज्वाइन किया और हमने सुना जी आईआईटी की तैयारी करेंगे, और मैंने उसको एलन में डाल दिया। कालूसराय की ब्रांच है, साउथ एक्स की बड़ी फेमस ब्रांच है सर, मैंने उसको उस ब्रांच में डाल दिया। स्कूल से उसको डमी दिला दी। पता है सबको कि 2 साल के बच्चे डमी लेके तैयारी करते हैं। मैंने उसको एलन में डाला। अब मैंने उसको बचपन से पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअल, रट्टेबाजी मैंने उसको कभी कराई नहीं, मैंने खुद पढ़ाया उसको 10th तक। अब वो 11th में आ गया, स्ट्रीम चेंज हो गई, मेरे हाथ से बाहर हो गया, वो एलन में गया, उसने कंफर्टेबल फील ही नहीं करा। वो कहता पापा यहाँ तो रट्टे मरवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो ये करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये करना है। कहता मैंने रीजन पूछ लिया, कहता रीजन छोड़ो, आईआईटी में एडमिशन चाहिए, ये कर लो। ये 2-3 महीने के अंदर पजल हो गया। बच्चे का पढ़ने का बेस ही जब चेंज हो गया। मैं उसको बचपन से ये समझाता आ रहा हूं कि कॉन्सेप्ट मजबूत करो, अपने को काबिल बनाओ, हमने अच्छा प्रोफेशनल बनना है, हमने डिग्री नहीं लेनी, डिग्री चाहे 1 साल ठहर के ले ले कोई बात नहीं, पर सीख के जाएंगे हम सब कुछ। वो पजल हो गया, उसके फंडे चेंज हो गया था। पापा ये तो बिल्कुल ही रट्टेबाजी चल रही है, यहाँ तो ना कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना कुछ, बस फॉर्मूला रट दिया, कहते फॉर्मूला याद कर लो क्वेश्चन हो जाएगा। कहता सर मेरे बस की तो पढ़ाई नहीं है ये। मैं उसको तुरंत एलन से निकाल लिया। मैं कहा स्कूल जा। उसका फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमने अभी एडमिशन करा दिया, एप्लीकेशन भेजी हुई है, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, क्योंकि इसका क्राइटेरिया सारा पूरा होता है, मुझे पूरा यकीन है। मैं जब देखता हूं यार चल क्या रहा है, ये रट्टाफिकेशन, ये पढ़ने आए हम, इसके इस पढ़ाई के दम पे पूरी जिंदगी हम कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। जो पढ़ना है तसल्ली से पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि पूरी जिंदगी हमने इसी का काम लेना है, हमने इसी से काम लेना है। चले आगे। वो क्या करते हैं, ये जो आईआईटी के कोचिंग सेंटर्स हैं, ये रैंक होल्डर दिखा देते हैं 5-4, और उन 5-4 रैंक होल्डर के अब 16 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है आईआईटी की। 16,000 सीटें हैं यार, 16 लाख बच्चे हैं, 16,000 सीटें हैं पूरी आईआईटी में। और ये क्या करते हैं, बच्चे का मैं जब मार्केट में गया, उसमें कालूसराय में गया, एक ही बच्चे का फोटो हर सेंटर के बाहर टंगा हुआ है, सबसे बड़ा है वो, और उसको देख के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। मैंने पूछा एलन के पास, कहते 50,000 बच्चे हैं। मैं कहा 50,000 तो हमारी टोटल सीए में नहीं है। आकाश के पास ही 40,000 है। अब उन 50,000 बच्चों में से अगर 5 रैंक निकाल भी दी तो क्या बड़ी बात है यार। क्या चल रहा है सर इंडिया में पता नहीं, एजुकेशन सिस्टम में। सीए में क्या हो रहा है, सीए में भी तो यही हो रहा है। यहाँ टीचर पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पढ़ने वाले नहीं है, यहाँ उल्टा हो रहा है। हम कहते हैं पढ़ो, बच्चा कहता नहीं शॉर्टकट दो, वहां बच्चा कहता है पढ़ाओ, वो कहता है शॉर्टकट लो। उल्टा चल रहा है सर। मेरी समझ से बात देखो, मैं सच बोलता हूँ, देखो मेरे को आदत है, जो बात है सच बोल देता हूँ मैं। देखो जी, चलो आगे चलते हैं, 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 आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया सर। ये किस चीज के ऊपर है,
इंड एस 12 इनकम टैक्स क्वेश्चन नंबर 11। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो होगा तो डीटीएल, टैक्स बेस हाई होगा तो डीटीए, शॉर्टकट यूज किए थे हमने। डेफर टैक्स निकालना आता है ना हमें, कितने सारे केसेस कराए थे आपने। चले आगे। मेरे को एक बच्चे ने एक किसी टीचर के नोट से फोटो खींच के भेज दी, उसमें सेक्शन 10A 10B 80I 80B, उसमें सर आपने ये नहीं पढ़ाया। अरे भैया ये इंटर का है, AS 22 का है, फाइनल की अप्रोच अलग है। इंटर में जो डेफर टैक्स निकलता था AS 22 में, वो इनकम अप्रोच से निकलता था। तो वहां पे देखते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करते थे वहां पे। इंडियस की अप्रोच बैलेंस शीट अप्रोच है। 80IA 80IB 10A 10B इंडियस 12 में लग ही नहीं सकता, अप्रोच ही नहीं है हमारी। अब कोई अपडेटेड नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ। आप रेफर करने से बाज नहीं आते, फिर मुझे बताना पड़ता है। मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में हूं। एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी ओन्स अ फ्री होल्ड लैंड, एक फ्री होल्ड लैंड है सर, ओके, विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज विच इज नॉट डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पजेज। अरे भैया लैंड पे डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, चाहे टैक्स की बात कर लो चाहे अकाउंट्स की बात कर लो, लैंड की लाइफ होती है अनलिमिटेड, इट्स अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, बट इज इंडेक्स्ड फॉर इन्फ्लेशन। पहली बात, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है जिसको मैं बुक वैल्यू कहता हूं, जिसको मैं बैलेंस शीट वैल्यू भी कह देता हूं, 10 लाख रुपए है। इसकी इंडेक्स्ड वैल्यू, जिंदल सर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंडेक्सेशन तो खत्म ही कर दिया, अब तो टैक्स ज्यादा बनता है। वो छोड़ो, स्टडी मैट में आरटीपी में क्वेश्चन आ गया ना, पढ़ लो कि इंडेक्सेशन होगा तो क्या होगा। इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन खत्म हो गया अगले साल से, वो देख है। क्वेश्चन करो ना यार, इनकम टैक्स में क्या हो रहा, नहीं आप अकाउंट्स के क्वेश्चन की बात करो। इंडेक्स्ड वैल्यू and fair value of such land is 15 lakh rupees and 22 lakh rupees respectively। इसकी इंडेक्स्ड वैल्यू है 15 लाख और इसकी फेयर वैल्यू है 22 लाख। और मैंने क्लास में इंडेक्सेशन पढ़ाया था आपको, और आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो आपका टैक्स बचेगा। 10 लाख की एसेट 15 लाख की मानी जाएगी इनकम टैक्स में इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको जो इनकम टैक्स पे करना है वो इंडेक्स्ड वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू के बीच में पे करना है। अगर मान लो इंडेक्सेशन ना हो तो 12 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, और अगर इंडेक्सेशन है तो 7 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इंडेक्सेशन की वजह से 5 लाख का डीटीए बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स सेविंग है। ये जो 5 लाख का आपका इंडेक्सेशन है, इस पे डेफर टैक्स एसेट बनेगा। तो मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि जो इंडेक्सेशन है इसकी वजह से आपका टैक्स बेस इंक्रीज हो जाता है। 10 लाख की एसेट थी, इंडेक्स्ड वैल्यू उसकी 15 है, तो टैक्स बेस 15 लाख हो गया। तो टैक्स बेस 15 लाख होने से क्या हुआ, उस टैक्स बेस बढ़ गया। आपका टैक्स बेस बढ़ने से आपको फायदा होगा, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स बचेगा तो डीटीए बनेगा। अगर इंडेक्सेशन खत्म हो गया इंडिया में तो अब 12 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। इंडेक्सेशन अलाउड था तो आपको 7 लाख पे टैक्स देना था। तो सरकार तो लूट रही है सर, गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन की भी छूट नहीं दे रही, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 20 लाख करोड़ का चाहे इनका जीएसटी का कलेक्शन हो, 15 लाख करोड़ का चाहे इनका इनकम टैक्स का कलेक्शन हो, भारत सरकार के पास 40-50 लाख करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वही खाली हाथ, जितना टैक्स आता है सब बांट देते हैं, ये ले जाओ फ्री, ये ले जाओ फ्री, ये ले जाओ फ्री, ये ले जाओ फ्री। बस लोगों को खुश करना है, फ्री में देके वोट पक्के करने हैं। हम हैं ना टैक्स देने के लिए। देखो मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा है, सबकी एक ही थ्योरी है कि लोगों को फ्री में कुछ मत दो, उनको काम दो, रोटी तो वो खुद ही कमा लेंगे। आप उनको अनाज दोगे वो निकम्मे हो जाएंगे,
उनको अनाज मत दो, उनको काम दो। बहुत सारे फिलोसफर्स की थ्योरी यही है। चलो आगे पढ़ते हैं सर। अब पॉलिटिकल मुद्दे में क्यों जाना, हमने क्या लेना है, ना हम बीजेपी में ना हम कांग्रेस में, हम तो न्यूट्रल टीचर आदमी है। हमने क्या लेना है सर, भारत सरकार चल रही है ना, हमने तो वोट देना है सर, उस टाइम पे जो अच्छा लगेगा वोट दे आएंगे अपना, हमें कोई टैक्स में छूट तो मिलने वाली है नहीं। चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द टैक्स बेस, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत प्यारी है, मुझे पढ़ने दो जरा प्लीज। व्हाट विल बी द टैक्स बेस फॉर सच फ्री होल्ड लैंड, what will be the tax base for such freehold land, what will be the tax base, what will be the tax base for freehold land for the measurement of deferred tax। क्या क्वेश्चन आपसे डेफर टैक्स मांग रहे हैं क्या, क्या क्वेश्चन ने आपसे डेफर टैक्स मांगा, क्या क्वेश्चन ने आपसे डेफर टैक्स मांगा, नहीं। क्या मांगा, टैक्स बेस बता दो। तो टैक्स बेस तो 15 लाख है, फिर इंडेक्स्ड वैल्यू 15 लाख है टैक्स बेस। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज और बताई है हमें, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आप बताना। एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉज, जो भारत में आज टैक्स है, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इफ फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड एज अ पार्ट ऑफ स्लम्प सेल ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी बिजनेस को सस्ते में बेचोगे और साथ में लैंड भी जाएगी, स्लम्प सेल का मतलब सब कुछ आपने सस्ते में बेच दिया, फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको अकेले बेचते हैं। लैंड को आप सिंगल एसेट बेचो, बिजनेस के साथ नहीं बेचना, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, टैक्स बेस 15 लाख है। स्लम्प सेल में बेचोगे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, फिर टैक्स बेस 10 लाख है। इतनी सी बात है यार। तो ग्रुप में बेचोगे तो इंडेक्सेशन नहीं है, अकेला बेचोगे तो इंडेक्सेशन है। मैं चला गया इसके ऑप्शंस में, ये रहा जी पहला पार्ट, एक्स लिमिटेड इंटेंड्स टू सेल इट एज अ पार्ट ऑफ स्लम्प सेल ऑफ बिजनेस। लो जी क्वेश्चन पहले ही बता गया, ये तो स्लम्प सेल में बेचेगा तो टैक्स बेस है 10 लाख का, इंडेक्सेशन वैल्यू नहीं मिलेगी इसको। दूसरा केस, अगर कंपनी इंटेंड्स टू सेल लैंड इंडिविजुअली नॉट ऑन स्लम्प सेल, तो फिर टैक्स बेस आपका 15 लाख है, और जो 5 लाख का इंडेक्सेशन है इस पर डीटीए बना सकते हो। तीसरा केस, एक्स लिमिटेड हैज क्लासिफाइड सच लैंड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमें क्या फर्क पड़ता है पीपी हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, एंड इंटेंड्स टू सेल इट इंडिविजुअली नॉट ऑन अ स्लम्प सेल, टैक्स बेस 15 लाख है। आप बिजनेस में यूज करो, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो आपको मिलना ही है, कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट है आपकी। बस अकेला बेचोगे तो इंडेक्सेशन मिलेगा, ग्रुप में बेचोगे तो नहीं मिलेगा। और आपको क्या बताना है, आपको सिर्फ टैक्स बेस बताना है इसका। ओके। चौथा केस, एक्स लिमिटेड फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल, हमने क्या लेना है, रीवैल्यूएशन मॉडल आपका बुक्स में होता है, हमसे पूछ रहा है टैक्स बेस, अकाउंटिंग बेस तो मांग ही नहीं रहा। अगर अकाउंटिंग बेस मांगता तो मैं 22 लाख कह देता कि 10 लाख की एसेट है, फेयर वैल्यू 22 है, रीवैल्यू करके 22 लाख बना लो। मेरे से अकाउंटिंग बेस मांगा, मेरे से टैक्स बेस मांगा है इसने। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, मेरे को तो टैक्स बेस बताना है। फॉर फ्री होल्ड लैंड एंड इंटेंट्स टू सेल इंडिविजुअली, लो जी टैक्स बेस 15 लाख है। हो गया काम खत्म, ये आंसर है आपका। और ये फालतू की बात करने से बाज नहीं आता सर। ये जो फोर्थ पार्ट है, जब मैंने आरटीपी में इसका आंसर देखा तो ये कहता है जी रीवैल्यूएशन मॉडल है तो हम 22 लाख पे आ जाएंगे, इंडेक्स्ड वैल्यू हमारी 15 लाख है, ये टैक्स बेस है, ये अकाउंटिंग बेस है, टैक्स बेस हमारा लो है, 7 लाख पे डीटीएल बना देंगे। अरे भैया डेफर टैक्स मांगा ही नहीं आपसे, ना अकाउंटिंग बेस मांगा ना डेफ, क्यों फालतू में बता रहा है हमें। आरटीपी में फालतू सोल्यूशन बनाया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस ये आंसर बताने हैं आपको। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम।
मैं आ गया सर 12वें क्वेश्चन पे। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है सर। आप ऐसा करो, क्लास बुक खोलो जो न्यू वाली है हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पेज नंबर है 257, मॉड्यूल 1। और ये 2022 की आरटीपी एमटीपी का रिपीट क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, मेरा क्लास में करवाया हुआ है। कट कॉपी पेस्ट। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। 13th क्वेश्चन सर एग्रीकल्चर का है, ये भी हमारा करवाया हुआ है। क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर है 145, मॉड्यूल नंबर है 2, मेरा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये भी पुराने आरटीपी एमटीपी का रिपीट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडियाज 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, आप इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। H Limited constructed a warehouse at a cost of 10 lakh rupees in X1। 10 लाख रुपए का कोई वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है सर इन्होंने, और कौन से साल में किया है? X1 में। बहुत बढ़िया बात है, वेयर हाउस है तो हमारे लिए पीपीई है। इट फर्स्ट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज बाय H Limited ऑन 1 अप्रैल X2। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? अवेलेबल फॉर यूज, रेडी फॉर यूज। तो इंडिया 16 सबने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रेडी फॉर यूज देखते हैं हम, डेप्रिसिएशन वहीं से शुरू होता है। तो इन्होंने तैयार कर लिया था इसको X1 में, लेकिन ये रेडी फॉर यूज हुआ है 1 अप्रैल X2 को, रेडी फॉर यूज है। तो हम यहीं से फिर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। 2000 X1, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, X1 का कोई रेलेवेंस नहीं है। हम क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, क्या कहता है जी क्वेश्चन। ऑन 29 अप्रैल X6, ओ भाई साहब, X2 की बात करते करते सीधा X6 पे पहुंच गया। X2, X3, X3, X4, X4, X5, X5, X6, और हम खड़े हैं 29 अप्रैल X6 को। कितने साल हो गए हैं सर? 4 साल। ये क्वेश्चन है इंडियाज 10 का, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। करंट ईयर बताओ कौन सा है जिसका हम अप्रूवल चेक कर रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आती है हमें। तो ये हमारे 3 साल तो है सर प्रीवियस, 3 साल तो पुराने हैं, और ये हमारा करंट ईयर है। और हम X5, X6 के लिए देख रहे हैं कि एडजस्टिंग इवेंट कौन सा और नॉन एडजस्टिंग कौन से। तो हमारे दिमाग में करंट ईयर X5, X6 होना चाहिए। और एक बात और दिमाग में रखनी चाहिए कि एसेट को खरीदे हुए 4 साल हो गए, 4 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। H Limited discovered that its warehouse was damaged। अगर मैं इतनी लाइन पढ़ता हूं तो मुझे पता लगा है 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 31 मार्च के बाद, कि मेरा वेयर हाउस डैमेज हो गया। तो डैमेज तो अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, फ्लड की वजह से हो सकता है, ये तो सब नॉन एडजस्टिंग है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद डैमेज होती है तो इसकी तो नॉलेज पहले हो ही नहीं सकती आपको। अगर मैं इतनी लाइन पढ़ता हूं तो मैं तो इसको नॉन एडजस्टिंग मानूंगा पहली लाइन में। अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, ये सारे अननोन इवेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट डेट को ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। हम एडजस्टिंग इवेंट किसको कहते हैं? जिसका कोई भी इंडिकेशन या कोई भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती हो। पर ये तो डैमेज की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ड्यूरिंग अर्ली मई X6, 29 अप्रैल को डैमेज हुआ, हमने मई में इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि डैमेज क्यों हुआ। An investigation revealed that the damage was
ड्यू टू अ स्ट्रक्चरल फॉल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस। लो कर लो बात, ये तो भैया स्ट्रक्चर में दिक्कत हो गई। तो स्ट्रक्चर तो पुराना है, ना कोई बाढ़ आई, ना कोई भूकंप आया, ना कोई आग लगी, ये तो स्ट्रक्चर में दिक्कत है। तो स्ट्रक्चर तो पुराना है, 31 मार्च को भी वही स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रक्चर में अगर फॉल्ट है तो ये तो शुरू से ही है, ये तो X2 से ही है। आपको शायद याद हो, मैंने एक लॉस बाय थेफ्ट वाला क्वेश्चन समझाया था आपको कि 28 मार्च को चोरी हुई कैश की, हमें पता लगा मई में, तो मैंने बोला था ये एडजस्टिंग है। क्यों? 31 मार्च को कैश जा चुका था आपका, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, आपकी नॉलेज में बाद में आया। वही चीज यहाँ पे है, वेयर हाउस तो आपका शुरू से डैमेज है, आपका स्ट्रक्चरल फ्लॉट तो शुरू से ही है, हमें पता अब लगा वो। तो भैया ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, ये कोई फायर फ्लड या कोई आपका अर्थक्वेक का केस नहीं है। ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट तो आपका X2 में ही प्रिवेल करता था, कोई चीज गलत बन गई तो पुरानी है, कंडीशन तो शुरू से एग्जिस्ट करती है, नॉलेज में अब आई है, मैं तो इसको एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा। तो देखना पड़ेगा कितना नुकसान हो गया वेयर हाउस में, और उसके मैं 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करूंगा, उसे मैं 31 मार्च X6 को एडजस्ट करूंगा। बिल्कुल क्लियर बात है ये तो। मैं जरा आगे चलता हूं। द फॉल्ट बिकेम apparent when the warehouse building leaked severely after heavy rainfall in the week ended 27। बारिशें बहुत तेज हो गई और पूरे वेयर हाउस में पानी भर गया, तब हमारी नॉलेज में आया कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। रीजन कोई भी हो, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है तो एडजस्टिंग है सर। आगे चलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। स्ट्रक्चरल फॉल्ट है तो ये उतने में बिक नहीं पाएगा जितना हमने सोचा था, बिल्डिंग की वैल्यू तो कम हो ही गई। एक फॉल्टी बिल्डिंग को कौन खरीदेगा? तो इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, कर देंगे इंपेयरमेंट, कोई चक्कर नहीं है। सो H लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इट्स वेयर हाउस 31 मार्च X6। ये राजी, मैं तो कह ही रहा हूं, कितना एस्टिमेट बता रहे हैं? 6 लाख रुपीस का। तो आपको करना क्या है, 31 मार्च X6 को कैरिंग अमाउंट निकाल लो, 31 मार्च X6 का रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख रुपए है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका। ये कोई बड़ी बात है? बताओ, एक कैरिंग अमाउंट ही तो निकालनी है, और कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है आपने, ये 4 साल लिखे हुए हैं। मैं आगे चलता हूं। आगे क्वेश्चन कहता है जी, फर्दर मोर H Limited reassessed the useful life of its warehouse 20 years from the date it was ready for use। इसने लाइफ को एसेस किया स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से, तो कहते हैं जिस दिन से ये रेडी फॉर यूज हुआ 20 साल हैं जी, और ओरिजिनली इसने कितना माना था? इसने माना था 30 इयर्स। दो चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे, एक तो इंपेयरमेंट चार्ज करना है और एक चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ है। हमने शुरू में 30 इयर्स माना था, इस साल का डेप्रिसिएशन 30 इयर्स के हिसाब से, इस साल का डेप्रिसिएशन 30 इयर्स के हिसाब से, इस साल का डेप्रिसिएशन 30 इयर्स के हिसाब से। लेकिन ये जो चौथा साल है आपका, यहां पे चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ हो रहा है, यहां पे अब लाइफ 30 नहीं है 20 है, और 20 इयर्स रिमेनिंग नहीं है, 20 इयर्स उस डेट से जिससे रेडी फॉर यूज हुआ था। तो उसमें से 3 निकल चुके हैं, 17 रह गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो मैं अगर जाऊं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला वर्किंग नोट मैं ये बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट और वेयर हाउस 31 मार्च X6। सबसे पहले लिखूंगा ओरिजिनल कॉस्ट 14X2 को 10 लाख रुपीस है, मैं इसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स। कौन कौन सा साल? X2, X3, X3, X4, X4, X5, ये पुराने 3 साल हैं। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख लूंगा
और इसको डिवाइड करूंगा मैं 30 ईयर्स से, क्योंकि मैं तो 30 ईयर्स ही लेके चल रहा था। तो ये बनेगा 33 ट्रिपल थ्री, 33 ट्रिपल थ्री, 33 334 ले लेते हैं, चलो राउंड ऑफ में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये आ जाएगी कैरिंग अमाउंट एज एट 1 अप्रैल X5 9 लाख रुपीज। करंट ईयर के बिगिनिंग में खड़ा हूं मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुका। अब मुझे चेंज इन लाइफ का इम्पैक्ट लेना है। टोटल लाइफ है 20, 3 निकल चुके हैं, अब है 17, क्योंकि ये रिवाइज्ड लाइफ है। और शायद आपको याद हो इंडिया 16 में पढ़ाया था चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ, चेंज इन साल्वेज वैल्यू, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सब क्या होते हैं? ये सब एस्टिमेशन के चेंज है, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे एडजस्ट करो, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन फॉर X5 X6 ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन तो ये बनता है आपका, और ये आपने चार्ज किया होगा। लेकिन जब 29 अप्रैल को आपको फॉल्ट नजर आया, आपने लाइफ को रीअसेस किया, एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपको कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है। कैसे आएगा? 9 लाख रुपए लिए हमने, मैंने इसको डिवाइड किया 17 ईयर से, रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, टोटल तो 20 है, 20 शुरू से हैं, 3 निकल के 17 रह गए। मैं इसमें से माइनस करूंगा चार्ज डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा -3333। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 19,608 का, 9 लाख। ये कैरिंग अमाउंट आ गई है बेटे 847059। अगर आप मुझसे पूछें जर्नल एंट्री, तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 19,608 टू वेयर हाउस 19,608 बीइंग एडिशनल depreciation charged due to revised life। पहले लाइफ थी 30 ओरिजिनल, फिर हो गई 20, लाइफ कम होगी डेप्रिसिएशन बढ़ गया आपका, सिंपल सी बात है। अब आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, मैं एक एंट्री और पास करा देता हूं यहीं पे। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू वेयर हाउस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कितना? 247,059। कैसे आया ये? 847,059 ये रही कैरिंग अमाउंट। हम इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख रुपीज, तो 247,059 बीइंग impairment loss charged due to reduction in value। ये तो हो गई सर एंट्रीज। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, हम लिखेंगे नोट्स में। नोट्स में पहला पॉइंट, in the given case we have considered impairment loss and additional depreciation as adjusting events
because damage in warehouse has taken place due to fault in construction in structure of warehouse. The fault in construction is not, ये मैं आपको नोट करने के लिए नहीं कह रहा कि आप इसको नोट करो, सिर्फ समझ लो बात को। मैं नोट इसलिए लिख रहा हूं कि पेपर में क्या प्रेजेंटेशन दे के आना है, सिंपल भाषा में आपका आंसर नजर आना चाहिए बस। द फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ न्यू इवेंट even if it has occurred after balance sheet date, because this fault was existed at balance sheet date, so it's an old event and conditions for this event were existed on बैलेंस शीट डेट। इतनी सी बात लिखनी है आपको कि जी इंपेयरमेंट भी एडजस्टिंग है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी एडजस्टिंग है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर में फॉल्ट है वो तो पुराना है, वो तो पहले भी था, वो तो नॉलेज में अब आया है, तो इसको आप इसको न्यू इवेंट नहीं कह सकते। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ये तो अगले पेज पे जाके ही पता लग पाएगा। अच्छा जी सर, अगले पेज पे कहाँ गया क्वेश्चन? इंपेयरमेंट, ये रहा सर, हमने यहां तक पढ़ लिया था। हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द क्रैक in the warehouse caused damage to the inventory worth about 1 lakh rupees cost price and became unsellable। वेयर हाउस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, 1 लाख रुपए का स्टॉक भी खराब हो गया। ये जो 1 लाख की इन्वेंट्री आपकी खराब हुई है, ये नॉन एडजस्टिंग है। ये एक तरह से स्टॉक तो आपका ठीक था ना, स्टॉक में तो खराबी नहीं थी, स्टॉक का डैमेज हुआ है ड्यू टू वाटर। वेयर हाउस का स्ट्रक्चर पुनः है, लेकिन इन्वेंट्री तो अभी डैमेज हुई है। इन्वेंट्री को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री के पॉइंट व्यू से ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉन इन्वेंट्री खराब हो जाएगी, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्ट्रक्चर खराब है, ये तो पुराना है, अब उसमें से पानी आ गया तो ये तो एक तरह से लॉस बाय फ्लड वाली बात ही हो गई आपकी, ये तो नॉन एडजस्टिंग है सर। द एंटायर डैमेज्ड इन्वेंट्री वाज ऑन हैंड as at 31st March X6, H Limited has not insured against any of the loss। तो ये बैलेंस शीट डेट को नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर, मैं इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। शायद आपको याद हो, एक मैंने आपको बात और बताई थी कि अगर मेरे पास कोई इन्वेंट्री है, मैं उसको कॉस्ट पे वैल्यू कर चुका हूं, बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल से पहले मैं उसको सस्ते में बेच देता हूं, तो उसका एनआरवी मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन ये तो इवेंट ही नॉन एडजस्टिंग है। कहीं आप एनआरवी के चक्कर में सोच रहे हो कि सर उस क्वेश्चन में तो आपने एनआरवी लिया था, वो सेल की बात थी, नॉर्मल चीज थी। ये तो एडजस्ट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर। इट अकाउंट्स फॉर ऑल इट्स पीपीई अंडर द कॉस्ट मॉडल। ओके, एच लिमिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके वर अप्रूव्ड ऑन, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट देखो, एंट्रीज पास करो, कर दी सर।
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन द अबव केस एज पर द इंड AS, तो इन्वेंट्री 1 लाख की दिखेगी आपको और पीपी 6 लाख का दिखेगा। एक इसका तीसरा पार्ट पढ़ना जरा, इसका तीसरा पार्ट ये देखो, विल योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? इफ देयर वाज नो स्ट्रक्चरल फॉल्ट एंड डैमेज टू द वेयर हाउस हैड बीन कॉज्ड बाय एन इवेंट दैट अकर्ड आफ्टर द, अगर कहते हैं कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता? बिल्कुल चेंज हो जाता। अगर स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं है, कोई और डैमेज आया है, फिर तो नॉन एडजस्टिंग है, दोनों के दोनों इवेंट नॉन एडजस्टिंग होते, मेरा आंसर चेंज हो जाता। अभी मैं क्या कह रहा हूं, इन्वेंट्री नॉन एडजस्टिंग है, वेयर हाउस एडजस्टिंग है, स्ट्रक्चर फॉल्ट की वजह से तो कह रहा हूं। अब कह रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? जो एडजस्टिंग वाला है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट हो गया, और जो नॉन एडजस्टेड है उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे। जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं उसका डिस्क्लोजर चला जाता है नोट्स के अंदर, ये क्या खास बात हुई? तो सिर्फ आपको पेपर में क्या लिख के आना है, ये देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, मैं इन्वेंट्री को नॉन एडजस्टिंग लिख के आऊंगा। मैं बोलूंगा जी लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज the damage of inventory was not evident at balance sheet date. It's a new event, but it will be disclosed in the notes to accounts. और तीसरा part, if the damage was not due to the structural fault, both the events shall be considered as non-adjusting because no condition, कोई भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं मानी जाती। इतना सा आंसर है इसका। आंसर आरटीपी में गिवन है बेटे, आप रेफर कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको सारा। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। मैं 36 में आ गया सर, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से लगेगा बड़ा खतरनाक से, 5 मिनट लगेंगे बस, 5 मिनट, कुछ भी नहीं करना बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एट 31 मार्च X1, मैं लिख लेता हूं यार, मैं भूल जाता हूं फिर बाद में, ये हमारी बैलेंस शीट डेट है जी। The assets of a CGU are being reviewed for impairment. हम 31 मार्च X1 को खड़े हैं, ओके, हम रिव्यू कर रहे हैं CGU को, इम्पेयरमेंट ही रिव्यू कर रहे होंगे, कैरिंग अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, देखते हैं। The carrying value of CGU net asset 65 lakhs excluding any restructuring provision. हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 65 लैक्स और ये एक्सक्लूडिंग है एनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस। ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्या है, देखते हैं, अभी क्वेश्चन आगे बताएगा। एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8 years, 8 साल की लाइफ है अभी। मैं जरा आगे पढ़ता हूं। मैनेजमेंट्स approved budgets at 31st March X1 include restructuring cost of 3,50,000 to be incurred in X2. मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अगले साल X2 में, नेक्स्ट ईयर, मैं 31 मार्च X1 को खड़ा हूं, ये बात कर रहे हैं X1 X2 की, कहते जी हम तो ना 3.5 लाख रुपए खर्च करेंगे, किस चीज पे, रीस्ट्रक्चरिंग पे। कोई बात नहीं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग तो कई तरीके से हो सकती है। हमारे लिए क्या है, 3.5 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो। अगर मैं आपको डिस्काउंट करने के लिए कहता हूं तो इनफ्लो भी डिस्काउंट होते हैं वैल्यू इन यूज में, आउटफ्लो भी डिस्काउंट होते हैं वैल्यू इन यूज में, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर आउटफ्लो मान के वैल्यू इन यूज में डिस्काउंट करूंगा। मेरे दिमाग में एक बात है कि 3.5 लाख रुपए खर्च करने अगले साल। दी restructuring is expected to generate cost saving of rupees 1 lakh per annum from the X3 onwards. 3.5 लाख रुपए खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट सेविंग आ जाएगी।
तो पहले 3.5 लाख का आउटफ्लो होगा और फिर 1-1 लाख का इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। टोटल 8 साल है, तो 8 साल में पहले साल तो आउटफ्लो है, बाकी के 7 साल आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि टोटल लाइफ 8 साल की है। ठीक है, मैं पढ़ लिया। फॉर्मल बजट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द 3 years to 31st March. A zero growth rate is assumed because market conditions are extremely competitive. This is expected to continue for the, अरे कहानी छोड़ो, अगले पेज पे आओ। काम की बात हमने पढ़ ली एक बार। ये देखो सर, ये आपको कैश फ्लोज दे रखे हैं। अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो ये कैश फ्लोज है, अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो ये कैश फ्लो है, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं तो ये कैश फ्लोज हैं। यहां पे 870 है और यहां पे 520 है, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद तो फायदा होना चाहिए, यहां पे तो नुकसान हो रहा है। तो इनका आपस में डिफरेंस कितना है? 3.5 लाख का। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इन X2 द नेट कैश आउटफ्लो विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग 870 एक्सीड द नेट कैश आउटफ्लो विद रीस्ट्रक्चरिंग बाय द अमाउंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। वो जो 3.5 लाख रुपए का खर्चा है वो एडजस्ट करके दिया हुआ है, तो अगर ये 520 है तो ये आफ्टर एडजस्टिंग आउटफ्लो है, तो बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो आउटफ्लो मेरे को लेना पड़ता, इन्होंने एडजस्ट करके दे दिया आपको। तो क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी फ्यूचर कैश फ्लो है, इसमें डिस्काउंट है 4% का, 4% के पीवी फैक्टर लेने हैं आपने। फॉर द सिंप्लिसिटी इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट कैश फ्लोज अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कहते जी आप हमें इंपेयरमेंट लॉस बताओ। इंपेयरमेंट लॉस कैसे? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगी तो कितना, नहीं होगी, अरे छोड़ो ना यार बेकार की बातें, मैं इस पे 4% के पीवी फैक्टर लगा देता हूं अभी। ये देखो, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, एमए लग रहा है ये आपको। ये देखो, ये है 0.962, 0.924, 925 ले लेते हैं, 0.88, 0.889, 0.855, सॉरी 0.855, 0.822, 0.790, 0.760, 0.731, ये पीवी फैक्टर ले लिया हमने। करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करो, 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 इसको करो, इसको करो, इसको करो। मैं करके दिखाऊं आपको वर्किंग, आप भी कहोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? क्या करूं बेटे, मैं टाइम पास करना नहीं चाहता। ये 9,25,000 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है जी। 10.5 लाख इंटू 0.889, 933,450, 0.855, 897,750, 863,100, 829,500, 798,000, 767,550, मैंने इसका लगाया टोटल। एक कैलकुलेशन ही दिखाऊंगा आपको बस, दूसरी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आप नहीं करोगे तो भी बात तो समझ में आएगी।
ये आ गया बेटे 6514590। कैरिंग अमाउंट बताओ कितनी है? कैरिंग अमाउंट है 65 लाख रुपए की। तो ये रिकवरेबल है, ये कैरिंग अमाउंट है, नो लॉस। अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो कैश फ्लोज आए हैं उनकी आप वैल्यू इन यूज निकाल लो। हमने उसको रिकवरेबल मान लिया, कैरिंग अमाउंट लो है, रिकवरेबल हाई है, नो लॉस। लेकिन 3.5 लाख रुपए का आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के सामने 3.5 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे आपको। लेकिन इंपेयरमेंट लॉस क्या है? इंपेयरमेंट लॉस है नील। अगर मैं पीपीई शो करता हूं तो इंपेयरमेंट लॉस 0 है इसमें। कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस नील, कुछ नहीं आएगा। 3.5 लाख का प्रोविजन आएगा, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सारे पीवी फैक्टर मैं इस पे लगाऊंगा, ये सारे पीवी फैक्टर मैं इस पे लगाऊंगा, ये वैल्यू इन यूज आ जाएगा, 65 लाख माइनस करूंगा, इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही आएगा क्योंकि कैश फ्लो कम है। तो यहां पे क्या होगा? प्रोविजन नहीं आएगा रीस्ट्रक्चरिंग का, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस आएगा। तो अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन खर्च करते हैं तो इंपेयरमेंट लॉस बच जाएगा, नहीं खर्च करते हैं तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा। अगर मैं इसका आपको आंसर चेक कराऊं, बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखानी थी इसमें। ये देखो, ये पीवी फैक्टर ले लिए इन्होंने, ये पीवी फैक्टर ले लिए। अब देखो बच्चे कहते हैं जी राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया होगा राउंडिंग ऑफ को लेके, बच्चों ने मेरे से पूछा। मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने राउंड ऑफ की है सारे पीवी फैक्टर, अगर आप कैलकुलेटर उठाएं तो कैलकुलेटर पे पहला आ रहा है 0.9615, दूसरा आ रहा है 0.9245। तो मैंने इसको 2 कर लिया, इसको 5 कर लिया। तो आईसीआई भी तो यही कर रहा है, आईसीआई भी तो राउंड ऑफ कर ही रहा है। किसी जगह कर देते हैं, किसी जगह नहीं करते, इसके नंबर थोड़ा ना कटते हैं। ये देखो ना, 1 2 3 4 5 5, ये सारे लिख के कैश फ्लो डिस्काउंट कर लिया। यहां पे -65 करेंगे तो नो लॉस, यहां पे 65 लाख माइनस करेंगे तो लॉस आएगा 227 का। इसमें प्रोविजन नहीं आएगा। अगर आप इसका आंसर देखें, ये देखो आंसर में, ये पहला केस है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन 3.5 लाख का है लेकिन लॉस बच गया आपका। यहां पे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं है लेकिन इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इतनी सी बात है बेटे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ज्यादा जान वाली बात नहीं है, इसको कॉपी पे लिखने वाली भी कोई बात नहीं है। मैं आ गया पेज के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 पे आ गया सर। ये रहा, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है सर। ये हमारी क्लास बुक का, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है सर। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। और सर इसके सेकंड पार्ट में झगड़ा है हमारा इसके साथ। अगर मैं आरटीपी का आंसर चेक करता हूं, ये देखो ना, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कैश फ्लोज गिवन है, इसमें कैश फ्लोज गिवन है। अगर इसमें कैश फ्लोज गिवन है तो इनटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन कैश फ्लो की रेशियो में होना चाहिए। एसएलएम बेसिस को बाद में प्रेफर करते हैं, पहले कैश फ्लो को प्रेफर करते हैं हम। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें और थर्ड पार्ट देखें, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सेकंड पार्ट में इन्होंने एसएलएम लगा दिया, कैश फ्लो को प्रेफर नहीं किया। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, ये देखो, एसएस लिमिटेड फॉलोज एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोर्टाइज ऑल इंटेंजिबल ऑन एसएलएम बेसिस और एनी एप्रोप्रिएट बेसिस ओवर अ मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय द रेलेवेंट। जब क्वेश्चन में कह रखा है कि आप कोई एप्रोप्रिएट बेस भी ले सकते हैं,
आप SLM भी ले सकते हैं, Ind AS 38 भी ये बात कहता है। तो जब आपके पास कैश फ्लो की रेशो है तो आपने SLM क्यों लिया, कैश फ्लो की रेशो क्यों नहीं लिया आपने? और ये देखो, ये हमारे, मैंने दोनों PDF डाउनलोड कर रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, डिट्टो क्वेश्चन है क्लास का, ये डिट्टो क्वेश्चन है। इन्होंने गुडविल को 10 साल में बोला है और हमने नोट लिखा है कि जी गुडविल का तो इम्पेयरमेंट पॉसिबल है, गुडविल का अमोर्टाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, Ind AS 38 प्रोहिबिट करता है। जो चीज प्रोहिबिटेड है वो हम कैसे कर सकते हैं? तो आपका पॉइंट इग्नोर कर दिया हमने। यही बात RTP कहती है, यही बात स्टडीमेट कहता है कि गुडविल का पीरियड इग्नोर कर दो, नो अमोर्टाइजेशन विल बी मेड फॉर गुडविल। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस पार्ट में डिस्प्यूट है। हमने क्या किया हुआ है, हमने रेवेन्यू को बेस माना हुआ है। ये देखो, मैं आपको आंसर दिखाता हूं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्जाम्स का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, देखो क्लास के अंदर। ये इसका पहला पार्ट है। हमने गुडविल निकाली 29 लाख रुपए की। फर्दर, पावर लिमिटेड एस्टिमेट्स गुडविल हैज अ लाइफ ऑफ 10 years, which is completely wrong as per India's 38 rules, because goodwill cannot have finite life under 38. It can never be amortized. It can be tested for impairment only. So we will disclose goodwill. ये आंसर इनका भी हमारा सेम है कि गुडविल को हाथ मत लगाओ आप। पेपर में लिखा है 10 years, इग्नोर कर दो, हमने भी कर दिया। प्रॉब्लम है सर सेकंड पार्ट में। इन द गिवन केस कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इज 12 lakh, वी विल अमोर्टाइज इट इन द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। हमने कैश फ्लो की रेशियो बना के इसको अमोर्टाइज किया है। तो RTP में जो सोल्यूशन है सर SLM बेसिस, वो गलत है, मैं उससे एग्री नहीं करता। जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि SLM ले सकते हो, एप्रोप्रिएट बेस भी ले सकते हो, तो एप्रोप्रिएट बेस तो फिर आपका कैश फ्लो है। नहीं सर, RTP में जो सोल्यूशन है हम वही पढ़ेंगे, वो आपकी चॉइस है बेटे। देखो, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ओपिनियन दे सकता हूं कि भाई इस वर्डिंग के हिसाब से ये आंसर सुटेबल बनता है इसमें। बाकी हमारा किसी पार्ट में कोई झगड़ा नहीं है सर। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने है। P&L का एक्सट्रैक्ट बना रखा है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रखा है, सारी चीज दिखा रखी है, रॉयल्टी तक दिखा रखी है, इसके अंदर सारी वर्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लास बुक का आप रेफर कर सकते हैं। मैं चला बेटे आगे, मैं आ गया 17th क्वेश्चन में। ये सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे लगेंगे 15 मिनट बस, RTP खत्म होने वाली है आपकी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। 1 अक्टूबर X1, मैं डेट लिख लो जरा, भूल ना जाऊं। मेरा करंट ईयर क्या बनता है, X1 X2। तो अगर मैं डेट की बात करूं तो 6 months, ठीक है। XY Limited completed the construction of a power generating facility. Okay. The total construction cost was 2 crore. मैं लिख लेता हूं, कॉस्ट है 2 crore rupees. The facility was capable of being used from 1 October X1, but XY Limited did not bring the facility into use until, हम कभी भी अकाउंट्स के अंदर पुट टू यूज नहीं देखते कि आपने एक्चुअली कब से यूज किया। अगर एक्चुअल यूज की डेट 1 Jan है, उसे इग्नोर करो। रेडी फॉर यूज अक्टूबर में हो गया था, तो अक्टूबर हमारे लिए रेलिवेंट है। मैं तो अक्टूबर से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। आप चाहे इसको 3 महीने बाद एक्चुअल यूज में लाओ, मेरे को मतलब नहीं है। पुट टू यूज तो हम देखते नहीं ना अकाउंट्स के अंदर। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द फैसिलिटी एट 1 October 40 years, लाइफ है 40 years। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि जिंदल से डेप्रिसिएशन बताना, तो मैं 2 करोड़ को 40 साल से डिवाइड करूंगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उसका 6/12 कर दूंगा, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। ये तो कोई खास बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अंडर लीगल रेगुलेशंस इन द jurisdiction in which XY Limited operates, there are no requirements to restore the land on which power, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन Ind AS 37 कहता है देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू लीगल और कंस्ट्रक्टिव।
वारंटी क्या होता है? वारंटी आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, प्रॉमिस है, आपकी प्रथा, आपकी परंपरा, आप कस्टमर्स को खुश रखते हैं। सरकार नहीं कहती कि वारंटी दो, आपका प्रॉमिस है। तो लीगल प्रॉमिस भी हो सकता है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है, या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है रीस्टोर करने की, आगे चलते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, generating facilities stand on its original state at the end of useful life of the facility। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको रीस्टोर करो। However, XY Limited has a reputation for conducting its business in an environment friendly way and has previously chosen to restore the similar land in the absence of such legal। देखो ये आ गया ना बात, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गया, प्रॉमिस वाली बात आ गई, स्टैंडर्ड वाली बात आ गई। अगर सीए स्टूडेंट्स को पता है कि जिंदल सर हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी एमटीपी कराते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों के डाउट्स लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड हमने खुद ही सेट किया है ना, उसको हमसे उसे हर अटेम्प्ट में हर स्टूडेंट को तो हमें मीट करना ही पड़ेगा। हम पहले अपने काम करने का लेवल यहाँ सेट करते हैं, तो फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन यहाँ सेट कर दिया आपने, उससे बिलो जाओगे आप, आपकी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे यार पहले तो तुम ये करते थे, अब नहीं करते हो। तो जो प्रैक्टिस आपने बनाई है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। The directors of XY estimated that the cost of restoring the land in 40 years time based on the prevailing prices would be 1 crore rupees। लेकिन 1 करोड़ नहीं चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। ये राजे डिस्काउंटिंग फैक्टर। Explain and show how the above event would be reported in the financial statement of this। Ignore comments on potential। अरे भाई साहब 5 मिनट का काम नहीं है, हम इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। 1 करोड़ रुपए का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ कितना है? 0.142, तो 14,20,000 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 2,14,20,000 रुपए। इसको डिवाइड करेंगे 40 से, 6/12 से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, कॉस्ट में जोड़ देते हैं ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 6/12, डेप्रिसिएशन आ गया 267,750। तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट 31 मार्च X2 को 214,20,000 माइनस 267,750, 211,52,250। ये तो सर पीपीई की अकाउंटिंग हो गई। एक चीज और बनाते हैं, ये जो प्रोविजन आया था 14,20,000 का, इस पे कितने परसेंट रेट है? 5%। ओके, इसका 5% करो, इसका 6/12 करो, ये अनवाइंडिंग कॉस्ट आ जाएगी। अनवाइंडिंग कॉस्ट आ जाएगी 35,500, और इसकी एंट्री आपको पता है, अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कैरिंग अमाउंट प्रोविजंस की कितनी आएगी, तो 14,20,000 का ओरिजिनल प्रोविजन है, मैं इसमें 35,500 प्लस कर दूंगा, तो मेरा जो प्रोविजन है वो ये आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? सिर्फ आपको ये बताना था कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी रिकॉर्ड होते हैं। प्रोविजन हम बनाएंगे, उस प्रोविजन को कॉस्ट में जोड़ेंगे, उधर डेप्रिसिएशन चलेगा, इधर अनवाइंडिंग कॉस्ट चलेगी। तो पी एंड एल में दो चीजें जाएंगी, एक तो ये डेप्रिसिएशन जाएगा और एक ये अनवाइंडिंग कॉस्ट जाएगी। ये देखो, इसका आंसर दिखाता हूं आपको। ये इसका बेटे 17 का आंसर है। ये पूरी इन्होंने वर्किंग बना रखी है। 1420 प्लस 35,500, ये नया क्लोजिंग प्रोविजन दिखेगा आपको। अगर आप एसेट की बात करो तो पहले इसकी टोटल कॉस्ट निकाली गई है, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी।
एज टाइम पासिस डिस्काउंटेड अमाउंट अनवाइड्स, ये इसका पहला डिस्काउंट निकाला गया है। ये देखो, XY Limited has no legal obligation to restore, but it does have a constructive obligation based on the past practice. ये क्वेश्चन है बेटे, कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मैं आ गया 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन तो बेटे क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ और क्वेश्चन नंबर 43 देखो आप। ये पुराने आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, कराया हुआ मेरा। क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 43 पे है। अच्छा जी, ये मैं आ गया 19वें पे। लो जी, क्लास बुक में जाओ। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स का। कट कॉपी पेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट मैंने आपको दी थी ना, उसमें 13th क्वेश्चन है। इंडियस 23 का डिट्टो क्वेश्चन, नो चेंज। ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन, नो चेंज, कट कॉपी पेस्ट। और जो 20वां क्वेश्चन है बेटे, ये भी कराया हुआ है। क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्लास बुक का नंबर मैंने लिखा नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं। इसमें मैं इसका सारांश बता रहा हूं। पी लिमिटेड ने और क्यू लिमिटेड ने मिलके 12 फ्लोर लिए हैं किसी बिल्डिंग के। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ये, मैं आपको समराइज कर रहा हूं। इन्होंने 12 फ्लोर लिए थे। इन्होंने 12 में से जो 10 हैं वो लीज कर दिए हैं, लीज्ड आउट है। इनमें से 5-5 फ्लोर दोनों के पास हैं, 5 इसके पास हैं, 5 इसके पास हैं। बारह फ्लोर है, 12 में से 10 फ्लोर किराए पे चढ़ा दिए। पी कहता जी 5 फ्लोर का किराया मैं खाऊंगा, 5 का तुम खा लेना, और इन पांचों के डिसीजन अपने अपने हैं। तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट वेंचर कैसे हुआ? 5 फ्लोर तेरे, 5 फ्लोर मेरे, बस अपना अलग अलग हो गए। लेकिन जो बाकी के 2 फ्लोर हैं, कहते हैं इसके डिसीजन हम मिलके लेंगे, 2 फ्लोर में हम इकट्ठे काम करेंगे। 5-5 फ्लोर तो अपने अपने हैं, तो दोनों अपने अपने 5 फ्लोर्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह इंडिया 40 में ट्रीट करेंगे, और जो 2 फ्लोर हैं जिसका कॉमन डिसीजन लेते हैं, वो एक तरह से ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा आपका। ये इसमें ढूंढना था कि क्या 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 लिख के आओगे, इसका आंसर देख लेना। मैं इसका आंसर दिखाऊं आपको, आप इसका आंसर पढ़ लेना, मैं आंसर दिखा देता हूं आपको। बच्चों वाला आंसर है सर, ये देखो। 5 फ्लोर्स, 5 फ्लोर जो पी के पास है, इंडेस 40 लगाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगले 5 फ्लोर जो क्यू के पास है, उस पर भी लगाएगा इंडेस 40, और जो 2 फ्लोर कॉमन है, ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, वो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा आपका। वो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है इनका, और प्रॉफिट बांटेंगे, उनका राइट भी है, ज्वाइंट वेंचर है सर। ये पढ़ लेना सर, मेरी तरफ से आरटीपी खत्म है। और मुझे तो सर कोई क्वेश्चन नजर आया नहीं। मैं एक क्वेश्चन इंडेस 10 का वेयर हाउस वाला बढ़िया मानता हूँ, बाकी सब ठीक ठाक क्वेश्चन है सर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। आरटीपी का वीडियो दे रहा हूँ, इसके बाद एमटीपी रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। एमटीपी में एक एमसीक्यू ही पढ़ाने हैं मैंने, बाकी सब क्वेश्चन तो कट कॉपी पेस्ट है। एमटीपी पढ़ी थी मैंने आपकी, एमटीपी में नया कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।